ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर कवर कर रहे हैं हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स और हमारा टॉपिक चल रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। राइट, लास्ट क्लास में हमने SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म्स के ऊपर बात किया और आज का हमारा टॉपिक है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। सो व्हाट इज एक्चुअली मीनिंग ऑफ स्टीरियो? SN1 और SN2 के नाम से आप लोग परिचित हो। राइट, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। स्टीरियो शब्द आप लोग याद कीजिए अपना प्रीवियस नॉलेज, स्टीरियो आइसोमर्स आप लोगों ने पढ़े होंगे कहीं। स्टीरियो का मतलब है कि स्पेस में अरेंजमेंट किस तरीके से अलग होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए ये कोई भी एग्जांपल है, ए है, इसके साथ यहाँ पर बी जुड़ा है, यहाँ बी जुड़ा है, यहाँ बी जुड़ा है, यहाँ बी जुड़ा है और यहाँ पर मान लीजिए ए जुड़ा है और यहाँ ए जुड़ा है, तो स्पेस में अरेंजमेंट ये आ गया। अगले केस के अंदर आपका मान लीजिए ये ए की जगह मैं एक्स लिख देता हूँ। ओके, इस बार हमने क्या किया, ए यहाँ जोड़ दिया और यहाँ जोड़ दिया, तो अब इनका रिलेटिव अरेंजमेंट जो है वो पहले की तुलना में अलग हो गया। तो स्पेस में किस तरह का अरेंजमेंट है उसे ही केमिस्ट्री में, स्पेस का मतलब चारों तरफ किस तरीके का अरेंजमेंट है उसे ही स्टीरियो कहा गया है। स्टीरियो एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है केमिस्ट्री का। राइट, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा बार आप लोग जब भी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट के ऊपर जाओगे तो आप लोग स्टीरियो को पढ़ोगे हायर क्लासेस में स्पेशली। चलिए अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं, आखिर यहाँ स्टीरियो में हमें क्या पढ़ना है। ओके, सबसे पहले जो लाइट है बेटा वो आपकी नॉन पोलराइज्ड होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है, वो चारों तरफ बराबर फैलती है। कहीं भी एक लाइट का सोर्स है, आप उस लाइट के सोर्स को रखिए, वो चारों तरफ वो लाइट जो है वो आप लोगों को पता है वो किधर भी स्प्रेड होगी। राइट, स्ट्रेट लाइन में चलती है, किसी को कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो चारों तरफ जो है वो फैलेगी। क्लियर हो गया? ओके, लेकिन जैसे ही उस लाइट को हम लोग एक निकोल प्रिज्म नाम के प्रिज्म में से पास करते हैं, निकोल प्रिज्म, राइट, वो इस नॉन पोलराइज लाइट को पोलराइज कर देता है। निकोल प्रिज्म वो इस लाइट को क्या कर देता है, पोलराइज कर देता है। सो दिस इज, लेट अस सपोज इट इज अ पोलराइज लाइट। ये एक पोलराइज लाइट है। राइट, यहां तक के मामला ये था कि पोलराइज लाइट किसे कहते हैं, डेफिनेटली उसकी एक डायरेक्शन है पर्टिकुलरली। राइट, वो पोलराइज है। पोलर का मतलब स्पेसिफिक, आप लोगों को पता है पोलैरिटी का और डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। पहले और बाद में आप लोग कंपेयर कर पा रहे हो। अब समझिए ध्यान से कि कोई सॉल्यूशन है, कोई सब्सटेंस है और उस सब्सटेंस में से पोलराइज लाइट को पास किया गया। ओके, और उस सब्सटेंस ने अपने अंदर से गुजरते ही उस पोलराइज लाइट को रोटेट कर दिया। ओके, इधर रोटेट कर दिया। राइट, तो ये जो सब्सटेंस है इसे केमिस्ट्री की भाषा में ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, कोई पूछे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस किसे कहते हैं? जो अपने अंदर से गुजरने वाली पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे। किधर रोटेट करे ये मैटर नहीं करता है, वो लेफ्ट में भी रोटेट कर सकता है, राइट में भी, जैसे ये क्लॉकवाइज था, मान लीजिए वो इधर भी रोटेट कर सकता था। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया। आप लोगों को पता होना चाहिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किस तरीके से होता है। तो किसी भी एक डायरेक्शन में रोटेट करे तो उसे आप क्या कह सकते हो, बोलिए, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। चलिए एक और सॉल्यूशन ले लिया, तो यहां पर मान लीजिए मैं इसको राइट साइड में रोटेट कर देता हूं। ओके, फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक और सब्सटेंस है, राइट, और उसमें से भी पोलराइज लाइट पास किया गया और उसने पोलराइज लाइट को रोटेट कर दिया है लेफ्ट में, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट में रोटेट कर दिया। तो सीधा सा मतलब है भाई कि दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव तो हैं ही। ये ऊपर वाला ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है? अपने अंदर से गुजरने वाली पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है। नीचे वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव है, क्यों है भाई? क्योंकि अपने अंदर से गुजरने वाली पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है। क्लियर हो गया? ये सारा का सारा मामला आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारा मामला एक्सपेरिमेंटल है। राइट, इस तरह की चीजें लेबोरेटरी के अंदर स्पेशल
जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके सहारे से ऑब्जर्व की जा सकती हैं, राइट। तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस किसे कहते हैं? जो पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है, राइट। अब मामला आता है कि अब ये सॉल्यूशन दो तरह के हो गए। एक तो पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट कर रहा है, ऊपर वाला। तो जो सॉल्यूशन अपने अंदर से गुजरने वाली पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट करे, उसे हम लोग केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं भाई, रोटेटरी, राइट। जिसको आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पॉजिटिव सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको किसी भी फॉर्मूला के साथ पॉजिटिव सिंबल लिखा मिले तो आप लोग समझिएगा कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, यानी वो अपने अंदर से गुजरने वाली पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट करता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जबकि दूसरी तरफ ये जो सॉल्यूशन है जो पोलराइज्ड लाइट को किस साइड में रोटेट कर रहा है भाई? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का सीधा सा मतलब है लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट कर रहा है। तो इसको हम लोग केमिस्ट्री के अंदर लेवो रोटेटरी कहेंगे भाई। डेक्स्ट्रो शब्द का क्या मतलब है? जो पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट करे, राइट। और लेवो रोटेटरी का क्या मतलब है? जो पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करे। ओके, सो यू शुड मेंशन एज लेवो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी, राइट। और लेवो रोटेटरी को हम लोग नेगेटिव सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो गया? तो अब तीन छोटी छोटी डेफिनेशन। पहली चीज, व्हाट डू यू मीन बाई ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस वो है जो अपने अंदर से गुजरने वाली पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे, किधर भी रोटेट कर दे, उसे आप ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहोगे। दूसरी तरफ आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मीन्स दिस सिंबल, तो आप कहोगे जो अपने अंदर से गुजरने वाली पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट कर दे, आप उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहोगे। तीसरा पॉइंट, लेवो रोटेटरी, राइट। लेवो रोटेटरी जो अपने अंदर से गुजरने वाली पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट कर दे, उसे क्या कहोगे? लेवो रोटेटरी कहोगे। क्लियर हो गया? अब आ जाता है भाई कि इनका डिग्री ऑफ रोटेशन, राइट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। मान लीजिए किसी सब्सटेंस ने डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, वो राइट साइड में 25 डिग्री सेल्सियस रोटेट कर रहा है, दूसरा लेवो रोटेटरी है वो लेफ्ट साइड में 35 कर रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि वो कितना ऑप्टिकली एक्टिव है। जितना ऑप्टिकली एक्टिव होगा उतना ही वो ज़्यादा रोटेट करेगा। चलिए अब हम आते हैं थोड़ा सा और एक सब्सटेंस के ऊपर, और वो समझिए ध्यान से कि कोई एक सब्सटेंस ए है, राइट, और उस सब्सटेंस के दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने वाले दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, राइट। कंपाउंड ये, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ए ही है और इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ए ही है। जैसे छोटा सा एग्जांपल है कि C6H12O6। अब आप सबको पता है ग्लूकोज का भी फॉर्मूला है और फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? राइट। तो इन दोनों सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो मैं ये कह दूं भाई कि अगर ऐसी संभावना हो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओके, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट, दोनों अपने अंदर से गुजरने वाली पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हो, ये भी पहले वाला भी रोटेट करता हो और दूसरे वाला भी, इसमें से भी पोलराइज्ड लाइट रोटेट की पास की और इसने पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दिया, इसके अंदर से भी पोलराइज्ड लाइट पास की, ओके, वेट फॉर ए मिनट, यस, इसके अंदर से भी पोलराइज्ड लाइट पास की, इसने भी रोटेट कर दिया। दोनों ने अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट किया, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, दोनों ने पोलराइज्ड लाइट को रोटेट किया, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट किया और इक्वल रोटेट किया। मान लीजिए इसने 25 डिग्री सेल्सियस क्लॉकवाइज रोटेट किया, 25 डिग्री, और इसने 25 डिग्री लेफ्ट में रोटेट किया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया?
एक ने राइट में रोटेट किया और एक ने लेफ्ट में रोटेट किया। वेरी सॉरी फॉर दिस, राइट। सो 25 डिग्री राइट में रोटेट करने वाला, 25 डिग्री लेफ्ट में रोटेट करने वाला, ऐसे सब्सटेंसेस को आप लोग केमिस्ट्री की भाषा में ऑप्टिकल आइसोमर कहते हो भाई। देखो आइसोमर शब्द की डेफिनेशन कहां से शुरू होती है? हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो? सेम हो। रोटेट पोलराइज लाइट, और यहां पर ऑप्टिकल शब्द का क्या मतलब है? डेफिनेटली रोटेशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस किसको कहा था हमने? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस हमने किसको नाम दिया था भाई? हमने नाम दिया था कि जो लाइट को रोटेट करता है। सो रोटेट पोलराइज लाइट, दोनों ही क्या करें? पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगे, ठीक है, इक्वल करेंगे, राइट, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? ऑप्टिकल आइसोमर कहलाएंगे। क्लियर हो गया? यानी एक अगर डेक्स्ट्रो है तो सीधा सा मतलब है उसका दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर लेवो ही मिलेगा। क्लियर हो गया? तो ऑप्टिकल आइसोमर को कैसे डिफाइन करोगे? फिर से मैं एक बार बात करता हूं, ध्यान से समझिए। पहला चीज, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस किसको कह रहे हैं? जो पोलराइज लाइट को रोटेट करता है उसे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। दूसरी तरफ डेक्स्ट्रो रोटेटरी किसे कहोगे? जो पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट करता है। तीसरा लेवो रोटेटरी किसे कहोगे भाई? राइट, लेवोरेटरी जो पोलराइज लाइट को किधर रोटेट करेगा? लेफ्ट में रोटेट करेगा। चौथा ऑप्टिकल आइसोमर किसे कहोगे? ऑप्टिकल आइसोमर तो कोई भी आइसोमर हो, ऑप्टिकल ही क्यों, डेफिनेशन कहां से शुरू होगी? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, राइट। रोटेट पोलराइज्ड लाइट, दोनों ही क्या करें? रोटेट करेंगे किसको? पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे, रोटेट पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, इक्वल ही रोटेट करेंगे बट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक जितना राइट में कर रहा है दूसरा ही उतना लेफ्ट में करेगा। सो दे आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ ईच अदर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब आप समझिए, एक सब्सटेंस ए है, सब्सटेंस ए है, मान लीजिए उसका मोलिकुलर फॉर्मूला C6H5 और OZ है, राइट। अब उसका दो आइसोमर है, राइट, आइसोमर ए, उसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला C6H5OZ है, दूसरा भी जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला C6H5OZ है, राइट। इसमें से पोलराइज लाइट गुजारी हमने पहले में से, ओके, पोलराइज लाइट पास की, और मान लीजिए इसने पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट किया, सीधा सा मतलब है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया है, राइट। और इसने रोटेट कर दिया कि 40 डिग्री सेल्सियस, आप इसको प्लस 40 डिग्री, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी अगेन फॉर दिस सेल्सियस, इट इज ए रूटीन मिस्टेक, 40 डिग्री, राइट। सो दिस इज योर पॉइंट, ओके। द सेकंड केस, इसने भी क्या किया भाई? पोलराइज लाइट को पास किया, इसने भी पोलराइज लाइट को रोटेट कर दिया बेटा, और उतना ही रोटेट कर दिया जितना पहले था, बस डायरेक्शन अपोजिट हो गई। सो आई मेंशन्ड हियर -40 डिग्री। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सो आप लोग ध्यान दीजिएगा, +40 मतलब 40 डिग्री राइट साइड, -40 डिग्री लेफ्ट साइड के अंदर कर दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका डेक्स्ट्रो है और ये क्या है? लेवो है। अब इन दोनों का, किसी एक ही सब्सटेंस का डेक्स्ट्रो लेवो, ये जितना राइट में कर रहा है दूसरा उतना ही लेफ्ट में कर रहा है। इसका मतलब अगर दोनों का 1:1 मिक्सचर ले लिया जाए तो 1:1 का मतलब बराबर बराबर दोनों को आप लोग मिला दो। अब दोनों को बराबर बराबर मिला दोगे ना भाई, तो इसका मतलब है कि ए तो राइट में रोटेट कर रहा था और बी उतना ही लेफ्ट में कर रहा है। इसका मतलब दोनों को मिलाते ही नेट रोटेशन जो है वो 0 हो जाएगा भाई। यानी जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर का नेट रोटेशन जो है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ऐसा सॉल्यूशन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेगा। नेट रोटेशन 0 का मतलब उसे केमिस्ट्री के अंदर बच्चों
रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं भाई। तो रेसिमिक मिक्सचर बनाने के लिए दो अपोजिटली डायरेक्शन में लाइट को रोटेट करने वाले सॉल्यूशंस को, राइट, और जो इक्वल रोटेट करे उनको मिक्स करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? इक्वल रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए डेक्स्ट्रो का प्रोपोर्शन ज़्यादा हो जाएगा तो फिर सॉल्यूशन राइट में रोटेट करेगा, लेवो का ज़्यादा हो जाएगा तो बराबर बराबर दोनों को आप लोग मिक्स करिए। सो होपफुली द पॉइंट इज क्लियर फॉर यू। ओके, तो फिर मैं दोबारा से एक बार इन छोटी छोटी डेफिनेशंस को लेकर और बार बार रिपीट करना मेरे लिए आवश्यक है, क्योंकि आगे बढ़ो उससे पहले पीछे की चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तीसरी चौथी बार रिपीट कर रहा हूँ पिछले 15-20 मिनट में ही। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस किसे कहेंगे? ओके, जो पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं, राइट। डेक्स्ट्रो रोटेटरी किसे कहेंगे? जो पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट कर दे। लेवो रोटेटरी किसे कहेंगे? जो पोलराइज लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर दे। क्लियर हो गया? ऑप्टिकल आइसोमर किसे कहेंगे? हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, रोटेट बोथ रोटेट पोलराइज लाइट बट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, सो दे आर ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज रेसिमिक मिक्सचर किसे कहेंगे? रेसिमिक मिक्सचर, ओके, रेसिमिक मिक्सचर जो डेक्स्ट्रो लेवो, एक कंपाउंड का डेक्स्ट्रो लेवो रोटेटरी का 1:1 में मिक्सचर। सो आई मेंशन्ड हियर रेसिमिक मिक्सचर। ओके, सो 1:1 of dextro and levo of a substance in such a way that there is no net rotation, वहाँ पर कोई भी रोटेशन ना हो, राइट, नो नेट रोटेशन, सो इट इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये 5 डेफिनेशन आप लोगों के लिए ज़रूरी थी। यहाँ तक की कहानी थी पूरी की पूरी एक्सपेरिमेंटल। ये पूरी कहानी थी बच्चों, पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि रेसिमिक मिक्सचर किसको कह रहे हैं। तो ये छोटी छोटी कुछ डेफिनेशन है जिनको लेकर बात करें। अब प्रश्न आता है, सर ये खेल क्या थ्योरेटिकली हमें कैसे समझ में आएगा, राइट। उसके लिए आप लोग एक कहानी और समझिए, राइट। कहानी समझने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बेटा? सबसे पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कोई भी हाइड्रोकार्बन या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर कोई भी कार्बन अपने साथ एनी कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड रखता है, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 है, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड रखेगा, उसके साथ जुड़े चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। इसका मतलब CH4 में बात नहीं बनेगा। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हों, राइट, जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हों, उसको आप लोग एसिमेट्रिक कार्बन भी कह सकते हो। एसिमेट्रिक शब्द, एसिमेट्री का मतलब क्या है, राइट? एसिमेट्री का मतलब, सिमेट्री का मतलब क्या है? सब कुछ एक जैसा हो, और एसिमेट्री का मतलब सब कुछ अलग अलग हो। सो एसिमेट्रिक कार्बन भी कह सकते हो आप उस कार्बन को। किस कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन कह रहे हो? जिसके साथ 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हों। उसी कार्बन को हम लोग केमिस्ट्री के अंदर कायरल कार्बन भी कह सकते हैं। ध्यान रखना, कायरल कार्बन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, कायरल कार्बन, राइट। और उस कंपाउंड की खासियत क्या होगी भाई? कि वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव मिलेगा, ऑप्टिकली एक्टिव मिलेगा। और ऑप्टिकली एक्टिव मिलेगा तो सीधा सा मतलब है कि रोटेट करेगा किसको? पोलराइज लाइट को। अब इस कहानी को अब हम थ्योरेटिकल मोड दे रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला ही है हमारे पास हो रहा है क्या? रोटेट करेगा किसको? पोलराइज लाइट को। किस डायरेक्शन में रोटेट करे वो उसका नेचर है, रोटेट पोलराइज लाइट। तो दोबारा से ध्यान देना
कि हम लोग थ्योरेटिकली अब आ गए हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अब तक एक्सपेरिमेंट पे बात थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कहीं भी कोई कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप शो कर रहा है, राइट, उसके साथ 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, उसे आप एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन कह सकते हो, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहलाएगा। और वो पोलराइज लाइट को क्या कर देगा बेटा, रोटेट कर देगा, पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा। ये बात आप सबको पता होना चाहिए। क्योंकि अब किधर रोटेट करेगा किधर नहीं करेगा वो अलग बात है। ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं सच ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनके पास एसिमेट्रिक कार्बन है। मैं दोबारा से अलग से इस पॉइंट को मेंशन कर देता हूं कि अब मैं किन ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात कर रहा हूं, राइट। सच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव एसिमेट्रिक कार्बन, समझ रहे हो एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब, ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, सच ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब समझ रहे हो कि 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हों। एसिमेट्रिक कार्बन को आप कायरल कार्बन भी कह सकते हो, कायरल कार्बन, राइट। और कायरल कार्बन का मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड, उस कार्बन के साथ 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हों, राइट। 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड, यू शुड मेंशन हियर 4 different group attached, okay, right. So such organic compound, right, which have asymmetric carbon, जिनके पास कैसा कार्बन हो भाई, एसिमेट्रिक कार्बन हो, ठीक है। और एसिमेट्रिक कार्बन का दोबारा से मतलब मैं पूछ लूं कि आप कहोगे एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब है कि उस कार्बन के साथ अलग अलग ग्रुप जुड़े हों, तो उसको आप लोग केमिस्ट्री के अंदर क्या कहोगे भाई, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहोगे, राइट। सो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है आपका। तो थ्योरेटिकल चीज से पता चल गया भाई कि आपका कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, राइट। और अब इसको आप लोग थ्योरेटिकली और कैसे समझाओगे, ध्यान दीजिएगा कि सच कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड, कैसे कंपाउंड जिनके बारे में हम ऊपर बात कर रहे हैं, ये जो कंपाउंड है आपके, राइट, इनका अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो उनके स्ट्रक्चर से हम लोगों को पता चल जाएगा भाई कि वो किस तरीके से आपका कायरलिटी शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उसका आइसोमर क्या होगा, उसका दूसरा जो आइसोमर बनेगा वो क्या होगा। समझिए ध्यान से कि इनका आप लोग मिरर इमेज बनाओगे। क्या बनाओगे, इनका मिरर इमेज। और अगर मिरर इमेज किसी भी कंपाउंड की उसको नॉन सुपर इम्पोज करती है, ढकती नहीं है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, बिल्कुल ढकती नहीं है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। ध्यान रखना कि ऐसे कंपाउंड की मिरर इमेज, कैसे कंपाउंड की, जो कंपाउंड जिनके पास एसिमेट्रिक कार्बन है, जिसको आप ऑप्टिकली एक्टिव कह रहे हो, ऐसे कंपाउंड की मिरर इमेज उसके एक्चुअल स्ट्रक्चर को नॉन सुपर इम्पोज करती है, यानी ढकती नहीं है, राइट। और नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो इसका मतलब जो आपकी मिरर इमेज है वो उसका ऑप्टिकल आइसोमर बन जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है और बड़ा आसान चीज है। दोबारा से समझ लो ये कहानी क्या थी। कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओके, उसके पास कोई एक कार्बन ऐसा है जिसके साथ 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। उस कार्बन को कायरल कार्बन कह लो क्योंकि उसके साथ 4 अलग अलग ग्रुप हैं, उसे ही आप एसिमेट्रिक कार्बन कह रहे हो, राइट। वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, राइट। वो अगर उसमें से पोलराइज लाइट पास होगी तो वो उसको रोटेट करेगा, किधर भी रोटेट करे, वो उसका नेचर है। ऐसे कंपाउंड की मिरर इमेज उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को कवर नहीं कर पाएगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। इसलिए ये जो मिरर इमेज है ये उस ओरिजिनल कंपाउंड का ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा। क्या बनेगा, उसका ऑप्टिकल आइसोमर। इसका मतलब अगर कंपाउंड एक्चुअली डेक्स्ट्रो है तो उसकी मिरर इमेज लेवो रोटेटरी होगी, कंपाउंड लेवो है तो उसकी मिरर इमेज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगी। चलिए कुछ छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, फिर मैं ये कहानी दोबारा समझाता हूं आपको। मैं ऐसे ही कोई रफली कोई स्ट्रक्चर बना लेता हूं, एक कोई भी इमेज बना दिया मैंने, स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, ए बना दिया,
बी बना दिया, सी डी, राइट, आप समझते जाइए। और हमने ओ बना दिया, एक्स बना दिया, पी बना दिया, ये है मामला। अब हम इनकी बना लेते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज, अब आपको जी ए की मिरर इमेज, क्योंकि जब किसी चीज़ की मिरर इमेज बनाते हो ना तो लेफ्ट वाला पार्ट राइट में चला जाता है और राइट वाला लेफ्ट में चला जाता है। दिस इज बी, दिस इज सी, राइट, दिस इज डी, ओके, ये ओ की ओ है, ये एक्स की एक्स है और ये पी की पी है, पी की इधर बन जाएगी पी। अब मामला आ रहा है भाई, सुपर इम्पोज करेगा या नहीं करेगा। सुपर इम्पोज यानी अपनी मिरर इमेज को ढक लेगा या नहीं ढक लेगा, राइट। पहले वाला ढक लेगा, ढक लेगा इसका मतलब सुपर इम्पोजेबल है। जबकि हमें तो क्या चाहिए भाई, आप लोगों का ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। मतलब ऑप्टिकली एक्टिव किसको कहूँगा भाई, जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। ऑप्टिकली एक्टिव नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, इसका मतलब ए अपनी मिरर इमेज को ढक रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। बी आपका मिरर इमेज को सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा। बी कैसे कर पाएगा, ये उधर है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, राइट। नॉन सुपर इम्पोजेबल है यानी सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिव है। ध्यान रखना, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ए बी सी डी ई एफ जी हम ले रहे हैं उनके पास कायरल कार्बन है, और कायरल कार्बन होने के बाद हम लोग बात करेंगे कि वो अपनी मिरर इमेज को सुपर इम्पोज कर पाएँ। चलिए सी को देखिए, सी को कवर नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा तो ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकल आइसोमर मिल जाएंगे इसके। डी, राइट, डी को कवर नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब बन जाएगा बात। ओ को कवर कर रहा है यानी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। एक्स को कवर कर रहा है, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमर, राइट। पी को कवर नहीं कर पा रहा है, मिरर इमेज को नहीं कर पा रहा है, उसका मतलब ऑप्टिकल। तो सीधा सा मतलब है कि ऐसे सब्सटेंस की मिरर इमेज जो है, मिरर इमेज वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, वो उसको कवर नहीं करती है भाई। ये आपकी कहानी थी पूरी की पूरी। अब मैं आ जाता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा कौन नहीं होगा। चलिए अभी तो हम लोग इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आई मेंशन हेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हों, राइट, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हों, राइट, उसे ही आप लोग क्या कह रहे हो, कायरल कार्बन कह रहे हो, राइट। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन सुपर इम्पोजेबल है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है ऑन इट्स मिरर इमेज, ऑन इट्स मिरर इमेज। आप लोगों की बुक में भी 1-2 डायग्राम आप ये देखिए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कायरलिटी को समझाने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि लेफ्ट हैंड जो है वो अपनी मिरर, कोई भी एक है, दोनों हाथ आप अगल बगल में रखिए और आप देखिए एक दूसरे को कवर नहीं कर पाएंगे, वो ढकेंगे नहीं। लेफ्ट लेग और राइट लेग आप रखिए, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो आप लोगों को जब आप बुक ओपन करोगे तो आपको मिल जाएगा भाई एक फिगर के अंदर कि कौन सा कायरल है कौन सा नॉन कायरल है। जो कायरल होगा वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। तुम्हारे काम का कौन सा है, तुम्हारे काम का वो है जो आपका नॉन सुपर इम्पोजेबल हो। देखिए मैं सुपर इम्पोजेबल की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और ये आपके सब्सटेंस आपके कायरल सब्सटेंस कहलाते हैं। कायरलिटी शब्द भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट और पॉइंट है, दोबारा से सुन लो। क्या पॉइंट बार बार ध्यान रखना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास एसिमेट्रिक कार्बन है, यानी जिसके 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, अटैच्ड हैं, उन ग्रुप्स को आप लोग क्या कह रहे हो, उस कार्बन को आप क्या कहोगे, कायरल कार्बन भी कहोगे। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड अपनी मिरर इमेज को नॉन सुपर इम्पोजेबल करते हैं, और नॉन सुपर इम्पोजेबल करते हैं सीधा सा मतलब है कि ये अपना ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा, फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमर, उसका ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल है। और वो कौन सी पॉसिबल होगी, उसकी मिरर इमेज ही उसका ऑप्टिकल आइसोमर होगा। ध्यान रखना,
इट्स मिरर इमेज इज इट्स ऑप्टिकल आइसोमर। मिरर इमेज, उसकी मिरर इमेज ही उसका ऑप्टिकल आइसोमर होगा। ऑप्टिकल मैं आपको अभी बना के दिखाऊंगा, टेंशन ना लीजिए आप लोग। बहुत अच्छा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन आप लोग थ्योरेटिकली कुछ क्वेश्चंस को कवर करते हैं हम लोग, राइट। पहला क्वेश्चन, आप ये बताइए कि इनमें से कायरल और अकायरल कौन सा है। कायरल का मतलब जो अपनी मिरर इमेज को सुपर इम्पोज ना करे, नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, CH2 CH3, और दूसरा CH3 CH2 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 और Br। चलिए, पहली बात कि इनमें से कौन सा, आप देखिए ये वाला जो कार्बन है ना, ये कायरल कार्बन है, क्योंकि इसके साथ एक CH3 जुड़ा है, एक H जुड़ा है, एक Br जुड़ा है और एक CH2 CH3 जुड़ा है। इसका मतलब ये कायरल कंपाउंड है और ये ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा, मिरर इमेज को सुपर इम्पोज नहीं करेगा। तो मैं लिख देता हूँ इसके लिए, ताकि अगर मैं चीज़ें बार बार लिखूंगा ना तो याद हो जाएगा। नॉन सुपर इम्पोजेबल टू इट्स मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल टू इट्स मिरर इमेज, सीधा सा मतलब है यही ऑप्टिकली एक्टिव है भाई, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, राइट। और इसके आपको ऑप्टिकल आइसोमर मिल जाएंगे, आइसोमर पॉसिबल हैं कहानी। जबकि दूसरी तरफ ये देखिए, जिस कार्बन पर, बाकी ऐसा कोई कार्बन नहीं है जिस पर चारों ग्रुप डिफरेंट हो। लास्ट वाले को भी देख लो, CH2Br है, यानी इस C के साथ 2 H सेम जुड़े हुए हैं, इसका मतलब कायरल नहीं है, मिरर इमेज को सुपर इम्पोज कर देगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता है। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, CH3 CBr CH3 CH3, ओके, CH3 CH Br CH2 CH3। अब आप देखिए भाई, पहले वाले में ऐसा कोई कार्बन नहीं है जिसके अंदर एसिमेट्री हो, राइट, ठीक है, बोलो, क्योंकि इस कार्बन पर 3 सेम ग्रुप, इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन पर 3 CH3, कोई नहीं है। लास्ट वाले के अंदर जो सेकंड है, उसमें ये वाला जो कार्बन है, ये आप सबको पता है एसिमेट्रिक कार्बन है, बोलो है या नहीं है, एसिमेट्रिक है, मतलब कायरल है, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन सुपर इम्पोजेबल है, किसको, इट्स मिरर इमेज, राइट। इसकी मिरर इमेज आप बनाओगे तो उसको सुपर इम्पोज नहीं करेगा, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, और नॉन सुपर इम्पोजेबल टू इट्स मिरर इमेज, इसका मतलब ये भी क्लियर है, कायरल है, एसिमेट्रिक कार्बन है, तो ऑप्टिकली एक्टिव भी है, ये भी इसके बारे में बात है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ओके, और इसका मतलब इसके ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल हैं, इसके ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल है। और ये ध्यान रखना, डेक्स्ट्रो का ऑप्टिकल आइसोमर लेवो बनेगा, लेवो का आपको डेक्स्ट्रो बनेगा, तो ये भी एक पॉइंट था, ओके। चलिए और क्वेश्चंस को कवर करते हैं कि कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर है, कौन सा नहीं है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये यहाँ पर मैंने H बना दिया है, राइट, ये यहाँ पर OH बना दिया है इस कार्बन के साथ, ये यहाँ पर शेडेड लाइन याद कीजिए +1 में, राइट, अबाव द प्लेन, जो प्लेन के ऊपर बनाते हैं वो शेडेड लाइन से बनाते हैं। ये यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया है, Br जोड़ दिया है, और ये हमने डॉटेड लाइन से इस तरह का डैश बना के जो बनाया है CH3, ये आपका बिलो द प्लेन है, जो पीछे की तरफ है। कोई भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आप बना के देखिएगा आप अपने में, तो आप लोग अच्छे से इस चीज़ को पाओगे कि जब आप इस स्ट्रक्चर को बना लोगे, थोड़ा टेट्राहेड्रल की तरह बना लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, नीचे की तरफ बना लीजिए, राइट, क्योंकि यहाँ तो आप कैसे भी बना सकते हो इस पॉइंट को, और ये मामला आपका यू बना दिया हमने, चलिए ये, और ये आपका क्या हो गया CH3, ऐसे बनाते थे टेट्राहेड्रल अब तक, ओके, राइट। अब देखिए भाई,
इस कार्बन के साथ जुड़े सभी ग्रुप अलग अलग हैं। इसका मतलब कि ये क्या है आपका कायरल। दूसरी तरफ एक और बना देते हैं, थोड़ा सा कंपेयर करके ही चल रहे थे तो आसान हो जाएगा। H हो गया है, Br हो गया है, क्लियर हो गया। और ये हमने क्या बना दिया है भाई, अबाव द प्लेन। ओके, ये भी मान लीजिए Br है और ये हमने बना दिया है क्या, बिलो द प्लेन CH3, ये आपका बिलो द प्लेन है। क्लियर हो गया। इसका सीधा सा मतलब है इस पर दो सेम ग्रुप जुड़ गए, कायरल नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनाएगा, बात खत्म करो। आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर ये देखिए, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास एसिमेट्रिक कार्बन है, बस तुम्हारे लिए यही इंपॉर्टेंट था। जिसके पास अलग अलग ग्रुप हो उसी पे फोकस करो, दूसरे पे तो करो ही मत। एसिमेट्रिक कार्बन है, सीधा सा मतलब है कि इसके पास कायरल कार्बन मौजूद हैं। इसका मतलब अपनी मिरर इमेज को नॉन सुपर इम्पोज करेगा, ढकेगा नहीं, नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल टू इट्स मिरर इमेज, राइट। अपनी मिरर इमेज को सुपर इम्पोज नहीं करेगा, ठीक है। सीधा सा मतलब है कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव भी है, ऑप्टिकली एक्टिव भी है। इसका मतलब इसके ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल हैं। ऑप्टिकल तो फॉर्मूला देख के भी आप लोग अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हो ये कि होगा या नहीं होगा। आप लोग अपनी NCERT बुक का 10.8 क्वेश्चन पढ़िएगा बहुत अच्छे से, राइट। उसी के ऊपर मैं अभी बात कर रहा हूँ। ये 10.8 के ही डिफरेंट पार्ट हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। दिस इज CH3, दिस इज CH3, दिस इज डार्क बना दिया आपने, वेज बोलते हैं, और डैश, यस, ठीक है। ये यहाँ पर लगा दिया H और ये यहाँ पर लगा दिया OH। चलिए दूसरी तरफ यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी CH3, ठीक है। यहाँ पर लगा दिया है OH और यहाँ पर मान लीजिए लगा दिया है हमने H। अब देखिए कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा कायरल है, उस पर फोकस कीजिए। तो चलो इस कार्बन पर, बाकी तो CH3 है, CH2 है, CH2 है, ये CH3, इसको छोड़िए, इस कार्बन पर ध्यान दीजिए। इस कार्बन के ऊपर एक तो CH3 जुड़ा हुआ है, एक OH जुड़ा हुआ है, एक H जुड़ा हुआ है और एक CH2 CH3 जुड़ा हुआ है। मतलब सीधा सा है कि एसिमेट्रिक कार्बन है इसके पास। बोलो है या नहीं है, कायरल कार्बन है ये इसके पास। क्लियर हो गया। इसका मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल है अपनी मिरर इमेज के ऊपर। ये सब चीज़ें एक साथ बोलो तो आप लोग कभी नहीं बोलोगे। आप लोग अगर शॉर्टकट में जाओगे ना तो आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि कुछ ना कुछ गलतियां कर दोगे, राइट। लेक्चर मैं आराम से बहुत समझा रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ पूरा का पूरा, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ किसी टॉपिक को लेकर, राइट। एसिमेट्रिक कार्बन है क्योंकि बार बार बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा इस चीज़ को, राइट। सो नॉन सुपर इम्पोजेबल टू इट्स मिरर इमेज, ऐसे ही सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, राइट। ऐसे ही सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव हैं। सीधा सा मतलब है ऑप्टिकली एक्टिव हैं यानी इसके ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल हैं। दूसरी तरफ ये देखिए, ये वाला कार्बन क्या कर रहा है, एक H है, एक OH है, लेकिन इस तरफ भी CH2 CH3 है और इस तरफ भी CH2 CH3 है। मतलब हमारे काम का नहीं है, एकाइरल है, सिमेट्रिक है कार्बन में, मिरर इमेज को सुपर इम्पोज कर देगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनाएगा। तो मेरे ख्याल से 3-4 एग्जाम्पल में आपके लिए पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब तक की जो कहानी पढ़ी पहले उस पर बात कर लेते हैं, फिर हम स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN1 और SN2 के बारे में बात कर लेंगे। सो वेट फॉर ए मिनट, हम लोग अब इसको रिवाइज करते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा, चीज़ें रिपीट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कहानी कहाँ से शुरू की थी, राइट। कहानी शुरू की थी भाई ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, राइट। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस वो सब्सटेंस थे जो पोलराइज लाइट को रोटेट कर पा रहे थे। ओके,
द सेकंड वन इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी किसको कहा, जो पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट कर रहे थे, राइट। हमने लेवो रोटेटरी किसको कहा, जो पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहे थे। क्लियर हो गया। अगर किसी एक कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, ये तो आइसोमर की डेफिनेशन ही हमेशा यहीं से शुरू होगी, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, दोनों ही पोलराइज लाइट को रोटेट करें, इक्वल रोटेट करें, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करें, राइट, वो एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, यानी एक डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा लेवो होगा, राइट। रेसिमिक मिक्सचर, डेक्स्ट्रो और लेवो का 1:1 के अंदर मिक्सचर, जहां पर नो नेट रोटेशन हो, जहां कोई भी रोटेशन ना हो, नेट रोटेशन हो, राइट, उसे हम क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। ओके, उसके बाद बात आती है कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की क्या खास बात है, राइट। कौन सा सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, राइट। तो उसके दो सेपरेट एस्पेक्ट हम लोग 1 बाय 1 समझवाएंगे कि हमें बाई फॉर्मूला कैसे समझ में आएगा, राइट, एक्सपेरिमेंटली कैसे समझ में आएगा। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस वो है जो रोटेट करता है पोलराइज लाइट को, रोटेट कर रहा है किसको, पोलराइज लाइट को। किधर रोटेट कर रहा है, या तो राइट में रोटेट कर रहा है या फिर कहाँ रोटेट कर रहा है, लेफ्ट में। राइट में करेगा तो उसको मैं डेक्स्ट्रो कह रहा हूँ, लेफ्ट में करेगा तो मैं उसको, राइट, लेवो कह रहा हूँ। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। सो आई मेंशन्ड हियर डेक्स्ट्रो एंड लेवो, आप लोग इसको ये कह सकते हो। क्लियर हो गया। दूसरी तरफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जो हैं उनके पास एक शर्त है कि क्या होना चाहिए, हैव कायरल कार्बन, उनके पास कायरल कार्बन होना चाहिए। कायरल कार्बन का मतलब है कि एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब क्या है कि कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने चाहिए, 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने चाहिए। ठीक है। अब ये क्या करेगा, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर ऐसा है तो ये अपनी मिरर इमेज को नॉन सुपर इम्पोज करेगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल टू इट्स मिरर इमेज, टू इट्स मिरर इमेज। अपनी मिरर इमेज को ये क्या करेगा, नॉन सुपर इम्पोज, ढकेगा नहीं। ढकेगा नहीं तो सीधा सा मतलब है ये अपने क्या बनाएगा, मिरर इमेज इसका क्या बनेगा, ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा। यानी इसकी मिरर इमेज ऑप्टिकल आइसोमर होगी। कभी क्लासरूम में सामने सामने होगे तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा 3D ज्योमेट्री के हेल्प से। मेरा मजबूरी है कि मैं यहाँ पर 3D ज्योमेट्री नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए हल्की सी चीज़ को अवॉइड कर रहा हूँ। बाकी आप लोग थ्योरेटिकली मेरे ख्याल से अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब मामला आता है कि हमने टॉपिक शुरू कहाँ से किया था। टॉपिक शुरू किया था भाई कि स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN1 और SN2, राइट। और इस शुरू करने से पहले आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ दोबारा से कि आप लोग इनमें से ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कीजिए कि इनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, किसके ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल हैं, राइट। आप लोगों से ये पूछ लें कि ऑप्टिकल आइसोमर किसके पॉसिबल हैं, आप लोग ये बताइए। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब लाइट को रोटेट करे, ऑप्टिकली आइसोमर बनाए, राइट, ठीक है। आपसे ये पूछ ले कि इनमें से किसके पास कायरल कार्बन है, राइट, कौन सा कायरल है, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। आपसे पूछे कौन सा एसिमेट्रिक, आपको सिर्फ एक ही बात है ये। चलिए मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ कि नंबर 1 CH3 CH2 CH2 CH2Br, आप कहोगे नहीं बनेगी बात। दो सेम, ऐसा कोई कार्बन नहीं है जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हों, राइट। चलिए CH3 CH2 CHBr और CH3, बिल्कुल बात बन गई है भाई। ये जो कार्बन है, आपसे पूछा जाए इसमें कायरल कार्बन बताओ तो फिर आप लोग ऐसे स्टार लगा दिया करो, गोला मत लगाना। आपसे पूछा जाए भाई कायरल कार्बन बताओ तो क्या करने वाले हो, उस कायरल कार्बन के ऊपर स्टार और लिख देना आंसर में कि स्टार से आपने क्या मेंशन किया है,
कायरल कार्बन मेंशन किया है। चलिए और देखिए CH3 Br CH2 CH3 और CH3, ये भी कायरल नहीं हो पा रहा है क्योंकि दोनों तरफ सेम ग्रुप अटैच्ड हो गए हैं, राइट। चलिए अगर कहीं ये लिखा मिले, इससे आप क्या समझ रहे हो, फोर्थ प्लस ब्यूटेन टू ऑल, प्लस ब्यूटेन टू ऑल, यानी ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और ऑप्टिकली एक्टिव तो है ही, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो चलिए OH और CH और CH2 और CH3, अगर कहीं ये लिखा मिले माइनस ब्यूटेन टू ऑल, इसका मतलब ये ब्यूटेन टू ऑल है, ये लेवो रोटेटरी है, फॉर्मूला तो वही बनेगा CH OH CH2 और CH3। अगर कहीं ये लिखा मिले प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल, इसका मतलब बेटा ये रेसिमिक मिक्सचर है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला देकर भी आपसे ये पूछ सकता है भाई कि ये आपका डेक्स्ट्रो है, लेवो है या फिर रेसिमिक मिक्सचर है। तो अगर कहा जाए प्लस ब्यूटेन टू ऑल तो आपको ये राइट साइड में रोटेट करेगा, राइट। माइनस ब्यूटेन टू ऑल तो आप कहेगा भाई पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा, और प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल तो ये डेक्स्ट्रो लेवो का मिक्सचर है, जिसे आप रेसिमिक मिक्सचर कह सकते हो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आप लोग ध्यान रखना। चलिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इस टॉपिक को मैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर में भी बहुत अच्छे से कवर करूँगा। ये देखिए OH H और CH, चलिए यहाँ H लिख देता हूँ, यहाँ हुआ है। तो ये वाला जो कार्बन है, बीच वाला कार्बन, सीधा सा मतलब ये कायरल कार्बन है। ये वाला कार्बन आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो हम लोगों को बहुत अच्छे से अंदाजा आ गया कि सर ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा, मिरर इमेज को नॉन सुपर इम्पोज करेगा, ध्यान रखना। बाकी सब चीज़ें पॉजिटिव, बस मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है, वो ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? चलिए C के साथ आपका H Br I और Cl, आपको जी बन गया बात, चारों ग्रुप डिफरेंट हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए CH3 CH Br और COOH, बिल्कुल इसके पास भी कायरल कार्बन मौजूद है। ये वाला जो कार्बन है कायरल कार्बन है, राइट। तो ये सारे के सारे कायरल मॉलिक्यूल हैं, और ये सारे कायरल मॉलिक्यूल क्या करेंगे भाई, अपनी मिरर इमेज को नॉन सुपर इम्पोज करेंगे। ये सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये बात भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से किसी कंपाउंड के स्टीरियो को समझ पा रहे हैं, राइट। चलिए अब मामला आ जाता है भाई कि स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN1 और SN2, यानी कौन सी चीज कहां से जुड़ेगी। चलिए SN2 को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। SN2 में कल क्या हुआ था? SN2 में क्या हुआ था बेटा कि ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, मान लो CH3Cl, और इसके ऊपर हमने रिएक्शन किया OH नेगेटिव, तो आप कहो जी CH3OH प्लस Cl नेगेटिव। ओके, मैकेनिज्म पे बात किया था, तो क्या मैकेनिज्म निकल के आया था? C है, H है, H है, H है। क्लियर हो गया? और ये मान लीजिए सुविधा के तौर पे मैंने Cl बना दिया, ठीक है। और ऐसा कर देते हैं, Cl लेफ्ट में बना देता हूँ ताकि समझना थोड़ा आसान हो जाए। है ये सारा 3D, लेकिन 2D बनाना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है, हल्का सा। चलो अब मामला आता है भाई, Cl था ये, और OH नेगेटिव अटैक करेगा। ये Cl है और OH नेगेटिव, सबको पता है ये स्लाइटली नेगेटिव और ये स्लाइटली पॉजिटिव, OH अटैक करेगा। तो अब आप एक बात देखिए, जिधर Cl जुड़ा है ना, उससे अपोजिट डायरेक्शन से OH अटैक कर रहा है। क्लियर हो गया? और फिर क्या होगा? C है, H है, H है और H है, और ये आपका Cl बॉन्ड लगभग टूट गया और ये बॉन्ड लगभग बन गया। और फिर क्या होगा भाई? Cl बाहर निकल जाएगा और ये आपका OH आपका इस तरीके से बन गया है। क्लियर हो गया? तो आप ये समझिए कि जिधर Cl जुड़ा हुआ था उससे अपोजिट डायरेक्शन में OH जुड़ा है। ये बिल्कुल वैसी सी कहानी है कि मान लीजिए कि ये हमारे पास
कोई एक अम्ब्रेला है, आप कोई भी एक अम्ब्रेला बना लीजिए इस तरीके से, ये इसके साथ ढेर सारे पार्ट इसके जुड़े हुए हैं। अब इस अम्ब्रेले में ये वाला जो पार्ट है, ये जो बीच वाला, तो क्या होगा कि एक ग्रुप ऊपर से आए, यहां जुड़ जाए, और इस ग्रुप को आप यहां से हटा दो, तो आप ये कहोगे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन से अटैक हुआ है। अपोजिट डायरेक्शन से अटैक हुआ तो इसको आप लोग रिमूव कर दो, ये वाला पार्ट जो है ये रिमूव हो गया। ये रिमूव होते ही ये अम्ब्रेला जो नीचे झुका हुआ था ये आपका ऊपर की तरफ झुक जाएगा और आपका अम्ब्रेला यूं बन जाएगा। इसका मतलब जो ज्योमेट्री बन रहा है ना वो अपोजिट बन रहा है, और इस तरह से जो ज्योमेट्री बनता है उसे इन्वर्जन बोलते हैं भाई। इन्वर्जन का मतलब है इन्वर्ट हो गया है ज्योमेट्री, यानी जिधर जुड़ा हुआ था उधर नहीं जुड़ा, उससे अपोजिट डायरेक्शन से अटैक किया है। क्लियर हो गया? आप दोबारा से अगर आप इसको समझना चाहते हो SN2 को, तो आप लोग यूं समझिए कि इसको एक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अम्ब्रेला मैंने कोई इस तरह से नहीं बनाया है, राइट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अम्ब्रेला स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ओके ओके, ये मान लीजिए कोई भी एक अम्ब्रेला बना दिया। अब प्रश्न है कि कोई एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ओके, और वो न्यूक्लियोफाइल अब कहाँ से अटैक करेगा, हिंडर है इधर तो नीचे की तरफ, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से ही अटैक करेगा जिधर से ग्रुप निकालना है। और धीरे धीरे क्या होगा भाई कि वो ग्रुप तो अंदर आ जाएगा भाई, और जो दूसरा ग्रुप है ये समझ लो ये वाला ग्रुप इसको लीव कर जाएगा। तो जैसे ही स्टोरी आएगा ये ग्रुप क्या होगा, दोनों एक दूसरे के जुड़ गए, इंटरमीडिएट बन गया। फिर क्या होगा बेटा, ये ग्रुप तो जुड़ जाएगा, और ये जो इसकी छाते वाला जो हिस्सा है ये मैंने फिर दूसरी डायरेक्शन के अंदर मोड़ के दिखा दिया है। ये आपका ये हो गया है। क्लियर हो गया? इसका मतलब जो ज्योमेट्री था वो आपका क्या हो गया है, इन्वर्ट हो गया है। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज द स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN2 रिएक्शन, इसका मतलब SN2 रिएक्शन का स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट क्या कहता है, यानी जो ज्योमेट्री बनेगी, जो कंपाउंड ऑब्टेन होगा उसका ज्योमेट्री क्या होगा, तो आप कहोगे वो ज्योमेट्री इन्वर्ट हो जाएगी, बिल्कुल पलट जाएगी। सो इन्वर्ट ज्योमेट्री होते ही आप उसको क्या कहोगे, इन्वर्जन कहोगे भाई, अपोजिट डायरेक्शन से ही जुड़ने वाला है वो चीज़। क्लियर हो गया? ओके। दूसरी तरफ अगर हम इस पूरे कहानी को SN1 के लिए समझना चाहें, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN1, अब समझिए ध्यान से। CH3Cl स्लो स्टेप में बनाता है CH3 पॉजिटिव, और फिर CH3 पॉजिटिव के साथ जुड़ता है OH नेगेटिव, और आपका प्रोडक्ट बन जाता है CH3OH। चलिए ये मामला था। तो अब इसको थोड़ा सा स्टीरियो के हेल्प से समझते हैं। CH and Cl ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। As soon as one Cl negative remove, so carbon acquire positive charge, and now the geometry is changes into trigonal planar. The geometry is changes into trigonal planar. Okay. Now Cl नेगेटिव तो बाहर निकल गया, अब क्या होगा, इसके ऊपर अटैक करेगा ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोकैटायन के ऊपर OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव अटैक करेगा, ध्यान दीजिएगा, C पॉजिटिव, H और H। अब भाई OH नेगेटिव तो अटैक किधर से भी कर सकता है इसके ऊपर, जिधर इधर से भी कर सकता है और भाई इधर से भी कर सकता है। ध्यान देना, ऊपर से भी कर सकता है और नीचे से भी कर सकता है, कोई डाउट नहीं है, दोनों डायरेक्शन से कर सकता है। पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? दोनों जगह से पॉसिबल है, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर का कार्बन तो फ्री है अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन से। तो चलिए फिर से इसको समझते हैं, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN1, राइट। और थोड़ा सा और अच्छे से समझाने के लिए मैं ये कह देता हूँ रिएक्शन मेरी क्या है। रिएक्शन है बच्चों CH3Cl प्लस OH नेगेटिव, एंड द पॉइंट इज CH3OH प्लस Cl नेगेटिव। ओके, चलिए अब मामला आ जाता है बच्चों ज्योमेट्री का। C है, मैं थोड़ा समझाने के लिए Cl को यहाँ बना देता हूँ, H है और H है,
राइट। ये एक थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है, क्लियर हो गया, ओके। अब मामला आता है भाई कि कार्बोकैटायन बनेगा, तो CH और H, और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और Cl नेगेटिव बाहर आ गया। अब अगले केस में CH और H, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या जुड़ेगा, OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव कहाँ से जुड़ेगा, आपको जो OH नेगेटिव उधर से भी जुड़ सकता है जिधर से Cl निकला था, और OH नेगेटिव दूसरी डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन से भी जुड़ सकता है। अगर OH नेगेटिव उधर से ही जुड़ा जिधर से Cl नेगेटिव जुड़ा है तो ज्योमेट्री वैसी की वैसी बन जाएगी, यानी आपकी ज्योमेट्री को आप लोग रिटेंशन कहोगे, रिटेन रह गई है ज्योमेट्री। रिटेन का मतलब वैसा का वैसा। लेकिन अगर OH नेगेटिव ने जिधर से Cl निकला था उससे अपोजिट डायरेक्शन से जुड़ा तो फिर आपकी ज्योमेट्री इन्वर्जन ज्योमेट्री बन जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ, अगर आप लोग SN1 रिएक्शन के बारे में बात करो तो उसमें रिटेंशन भी है और इन्वर्जन भी है। मतलब एक डेक्स्ट्रो है और दूसरा लेवो, दोनों का मिक्सचर बनने की संभावना है, और दोनों के मिक्सचर बनने की संभावना है, इसका मतलब इशारा पूरी तरह से किसकी तरफ है, रेसिमिक मिक्सचर बनने की तरफ है। तो आप लोगों से कोई पूछे व्हाट इज द स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN1 रिएक्शन, सो आप कहोगे ये भाई रेसिमिक मिक्सचर बनाने की तरफ जाएगा, और SN2 में हमेशा अटैक अपोजिट डायरेक्शन से ही होगा। इसका मतलब वहाँ पर क्या होगा, इन्वर्जन होगा। और बिल्कुल वही कहानी है, मान लीजिए आपका, जैसे मैं अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर बनाऊँ ना तो थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाता है कि ये एक कहानी है C, ये आपका Cl है, ये आपका H है, ये भी एक H है और ये भी एक H है, ठीक है। और अगर आप इस पर कार्बोकैटायन बना देते हो तो फिर कहानी क्या होगी भाई, Cl बाहर निकल जाएगा, और Cl बाहर निकलते ही क्या हुआ, ये आपका H है और H है और कार्बोकैटायन बन गया। अब OH नेगेटिव किधर से अटैक करेगा, आपको जी दोनों ही चांसेस हैं। OH नेगेटिव ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। अगर OH नेगेटिव ने अटैक ऊपर से किया तो C हो गया, OH ऊपर हो गया, और ये आपके H और H ये बन गए। क्लियर हो गया? और इसका मतलब जैसा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड था वैसा ही आपका प्रोडक्ट बन गया। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, रिटेंशन। वही संभावना आपकी अगर OH नीचे की तरफ जुड़े, OH नीचे जुड़ते ही रिपल्सन की वजह से ये तीनों आप ऊपर की तरफ दिखाओगे, ये मामला हो गया। बिल्कुल अपोजिट हो गया नहीं हो गया, इसे आप क्या कहोगे, इन्वर्जन कहोगे। इसका मतलब रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों का बनना किसकी तरफ इशारा करता है, रेसिमिक मिक्सचर, क्योंकि इनमें से एक डेक्स्ट्रो है तो दूसरा क्या है, लेवोरोटेटरी है। क्लियर हो गया? लेकिन अगर यही कहानी SN1 के स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट की तरफ होती तो मान लीजिए ये Cl है, ये H है, ये H है और ये आपका H है, OH नेगेटिव यहाँ से अटैक करता। अब OH नेगेटिव बच्चों यहाँ से अटैक करता, OH नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करता, राइट। तो क्या स्टोरी हो जाती भाई, थोड़ी देर के लिए ये आपका कार्बन Cl बॉन्ड लगभग टूट जाता, ये आपका प्लेन में हो जाता, क्योंकि 5 बॉन्ड होते ही तो फिर ज्योमेट्री आपकी इस तरीके हो जाती, और ये आपका क्या आ जाता, OH हो जाता। उसके बाद क्या होगा भाई, Cl बाहर निकलते ही 4 बॉन्ड पेयर बचे, तो OH यहाँ जुड़ा रह गया और आपका H ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, ये ऊपर की तरफ चला गया, क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपेल करते हैं भाई एक दूसरे को, तो आप ये कहोगे इन्वर्ट हो गया। तो हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म हो रहा है। व्हाट इज़ द स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 में कार्बोकैटायन बनेगा, अटैक ऊपर से भी हो सकता है और नीचे से भी, मतलब इन्वर्जन भी पॉसिबल है, रिटेंशन भी पॉसिबल है, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, राइट। दूसरी तरफ स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN2 रिएक्शन। अब SN2 की बात आ रही है तो इसका मतलब जिधर Cl जुड़ा है उससे अपोजिट डायरेक्शन से ही OH आएगा, OH आएगा तो फिर इन्वर्जन पर ही जाएगा। हाँ, 2-3 साल पहले PMT ने भी इस क्वेश्चन को पूछा कि कौन सा ज़्यादा होता है SN1 में। अब आप कहोगे ज़्यादा कौन सा होता है, ये था स्टोरी, CH और मान लो Cl है। तो अब बात आती है भाई कि OH नेगेटिव आपका इधर से भी आ सकता है और इधर से भी आ सकता है, वो तब आएगा जब कार्बोकैटायन बनेगा। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये कहते हैं भाई
कि जो आपका इन्वर्जन है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इन्वर्जन रिटेंशन से हल्का सा ज़्यादा होता है, और वो ज़्यादा इसलिए होता है कि जब कार्बोकैटायन बन रहा होता है तो उसी साइड से अटैक, यानी आपका कार्बोकैटायन बनेगा उस समय उस साइड से अटैक की बजाय अपोजिट साइड से अटैक थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंट रहेगा। भाई जिस समय ये Cl निकल रहा है उस समय इधर से तो अटैक स्मूथ होगा नहीं। अगर उसी समय जैसे ही Cl निकला तो Cl निकल के जा रहा तो उधर से कोई कैसे आ पाएगा उतना जल्दी, लेकिन Cl इधर से नहीं निकल रहा तो उसी समय अपोजिट डायरेक्शन से थोड़ी चीज़ जल्दी आ जाएगी। इसका मतलब इन्वर्जन थोड़ा ज़्यादा होगा, किससे? रिटेंशन से। लेकिन आप लोग बोर्ड सिलेबस के हिसाब से रेसिमिक मिक्सचर के ऊपर ही जाइए। थोड़ा क्लास लंबा जरूर है बेटा, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास के बाद आप लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए? आप सबको ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के बारे में पता हो, आप लोगों को डेक्स्ट्रोरोटेटरी का डेफिनेशन पता हो, लेवोरोटेटरी का डेफिनेशन पता हो, ऑप्टिकल आइसोमर किसे कहते हैं ये पता हो, कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है इसके बारे में पता हो, एसिमेट्रिक किसको कहा मैंने, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ओके, नॉन सुपर इम्पोजेबल किसके बारे में बात कर रहे हैं? आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देके ये बता दे कौन सा कायरल है, कौन से अपने मिरर इमेज को नॉन सुपर इम्पोज करेगा, कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा, और SN1 और SN2 का स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट, जहां आपको पता है SN1 में कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन ये बना तो न्यूक्लियोफाइल इधर से भी आ सकता है इधर से भी, सेम डायरेक्शन से आया रिटेंशन, अपोजिट डायरेक्शन से आया इन्वर्जन, मतलब रेसिमिक मिक्सचर। SN2 आपका ये वाला मॉलिक्यूल है और अटैक हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से ही होगा, इसका मतलब ये इन्वर्जन शो करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। चैप्टर आपका यहीं पर ख़त्म हो रहा है इस साल के लिए कम से कम, क्योंकि अभी एक टॉपिक बचा हुआ है पॉली हैलोजन कंपाउंड, राइट? तो पॉली हैलोजन कंपाउंड्स आपका 2020 इस ईयर सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, तो चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।